ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, या यूँ कह सकते हैं कि एक नई केमिस्ट्री है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन, ये रसायन शास्त्र की, रसायन विज्ञान की एक शाखा है। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, यानी कि ये केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की यानी रसायन विज्ञान की एक शाखा है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एलिमेंट्स, और यू कैन से कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन एलिमेंट से बने हुए जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका अध्ययन, उनका स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये रसायन विज्ञान का एक शाखा है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे पिछले क्लासेस में मैंने बताया कि जो साइंस है इसका अध्ययन क्षेत्र बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, ब्रॉड लेवल पे, यानी कि हमारी ज़िंदगी के हर एक शय में, हर एक भाग में, ठीक है ना, हर एक एक्टिविटी में कहीं न कहीं साइंस शामिल है। ठीक है, और विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया था पिछले बार कि विज्ञान को दो चार भागों में बांटते हैं, बांट करके स्टडी करते हैं। जैसे आपका नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। ठीक है, और नेचुरल साइंस में आपने पढ़ा कि नेचुरल साइंस को दो भागों में बांटते हैं, एक है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो फिजिकल साइंस में इस प्रकृति के जो निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं ऑफ नेचर, उनका स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में जो लिविंग थिंग्स ऑफ नेचर हैं उसका स्टडी करते हैं। इस फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक कई भागों में बांटा गया, सॉरी, है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है, तो अब जो है फिजिक्स की नहीं, हम आज केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और उसमें भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारे जीवन के हर एक हिस्से में शामिल है, और इसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यहाँ तक कि अगर हम देख लें हमारे चारों तरफ, या हम यूँ कह लें कि जो हम पहने हुए हैं ये शर्ट, सब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जिस कलम से हम लिख रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस कलम में जो स्याही है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जो कुछ भी हम खाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हर एक हिस्से में, ज़िंदगी के हर एक पार्ट में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल हैं, और हम कह सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कहीं भी दूर नहीं हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लाइफ के हर एक पार्ट में है। ठीक, तो आज हम उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। ये जैसा बता भी चुके हैं कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मैटर्स, देयर रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एंड देयर एनर्जी चेंजेस। तो अब इन सब सारी चीज़ों का अध्ययन हम केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक, तो केमिस्ट्री में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन के कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या ज़रूरत पड़ी कि हम केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बांट करके, है ना, सारे कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट ब्रांच के रूप में क्यों लाया गया। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन जो हुआ, हालांकि एंसाइएंट टाइम में भी, जब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में, तो उस वक्त बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्ञात थे। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर नोन बाय द देन ह्यूमन। तो उस वक्त लोगों को सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी थी। ठीक है, लेकिन ये कैसे बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेबोरेटरी में इसको कैसे बनाया जा सकता है, हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली, ये जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो उस
लगभग ये 17वीं शताब्दी में, ये 1665 में, ठीक है, सन 1665 में एक दार्शनिक हुआ करते थे, क्योंकि उस ज़माने में 16वीं 17वीं 15वीं शताब्दी में, है ना, सेंचुरीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फिलासफर्स हुआ करते थे, ठीक है। वो अपने थॉट्स देते थे बाय सीइंग द कंपाउंड्स आर सीइंग एनीथिंग एनी इवेंट, ठीक है ना, वो अपने विचार देते थे, ठीक है, और बड़ा सटीक विचार दिया करते थे वो लोग, ठीक। तो उन्हीं में से एक थे लीमरी, ठीक है। इन्होंने ये क्या किए कि उस ज़माने में जितने भी कंपाउंड्स या जितने भी सब्सटेंसेस ज्ञात थे, है ना, उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक। क्यों बांट दिया, किस आधार पे बांट दिया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेस, क्योंकि मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बनाना संभव नहीं था, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कैसे बनाया जा सकता है। हालांकि शुगर के बारे में, फैट्स के बारे में, ऑयल्स के बारे में, विनेगर के बारे में, ठीक है, ये सारी जानकारी थी लोगों को, है ना। वो पता था कि ये फैट है, ये शुगर है, ठीक है, ये विनेगर है, ठीक, ये अल्कोहल है, ठीक। तो ये डाइज़ हैं, ठीक है, क्योंकि डाइज़ उस वक्त कपड़े भी रंगे जाते थे तो डाइज़ था, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको पता थी, सब्सटेंसेस के बारे में पता था, लेकिन कैसे उनको लेबोरेटरी में बनाया जा सके ये पता नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो अब इन्होंने 3 कैटेगरीज में बांट दिया, है ना, उस वक्त जो भी सब्सटेंसेस पता थे, जो भी ज्ञात थे। पहला था मिनरल सब्सटेंसेस, दूसरा वेजिटेबल सब्सटेंसेस, और तीसरा एनिमल सब्सटेंसेस, ठीक है ना। इसको हम हेड के रूप में लिख सकते हैं, बर्थ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। ये एक हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है, कि बर्थ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेकन इट्स एक्सिस्टेंस, ठीक है। ये अपने एक्सिस्टेंस में कैसे आया, इसके बारे में हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन है, क्योंकि आज हम कुछ बेसिक जो मूल तथ्य हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे हम इस चैप्टर में प्रोसीड होंगे, ठीक है। तो अब ये मिनरल सब्सटेंसेस, यानी कि इसको कहा जाता था obtained from minerals, rocks, अर्थ क्रस्ट, ठीक, जो खनिज से, है ना, मिनरल से, चट्टानों से मिलता था, या अर्थ क्रस्ट से जो भी सब्सटेंसेस मिलते थे। क्योंकि इन्होंने जब बांटा तो उनके बांटने का आधार उनका नेचुरल रिसोर्स था कि कहाँ से ये सब्सटेंसेस मिलते हैं, ठीक है। इस मिलने के, यानी कि उनके ऑब्टेन होने के, प्राप्त होने के सोर्सेस के आधार पर इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था, ठीक। तो जो मिनरल सब्सटेंसेस थे वो रॉक्स, मिनरल्स, इन सब चीज़ों से प्राप्त होते थे, ठीक है। इसलिए इनको मिनरल सब्सटेंसेस कहा गया। जैसे आपका HCl है, सोडियम नाइट्रेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है ना, तमाम चीज़ें हैं, सोडियम क्लोराइड है, ठीक। These substances were obtained from mineral resources, that is why these were called as mineral substances. Now vegetable substances, ठीक है, बंद कर देते हैं इसको ना, बहुत शोर हो रहा है बाहर, ठीक है। तो जो वेजिटेबल सब्सटेंसेस थे, ठीक, ये वे सब्सटेंसेस थे, है ना, जो कि प्लांट्स से मिलते थे, पौधों से पाए जाते थे, ठीक है। ठीक, पौधों से मिलने वाले सब्सटेंस वेजिटेबल सब्सटेंसेस कहे गए, ठीक है। अब जैसे वेजिटेबल सब्सटेंसेस में
तमाम चीज़ें हैं। अब केन शुगर से आप शुगर प्राप्त करते हो, ठीक है ना। गन्ने की जब पेराई होती है तो उससे केन शुगर मिलता है, ठीक। में चीनी बनती है, गुड़ बनता है, तमाम चीज़ें मिलती हैं, तो ये सब प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक, जो कि प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। जैसे मार्फिन हो गया, कुनीन हो गया, ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा एनिमल सब्सटेंसेस यानी कि ना obtained फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। हिप्यूरिक एसिड, यूरिया, तमाम चीज़ें हैं, है ना। हिप्यूरिक एसिड, यूरिया है, और तमाम एल्कोहल्स, एथिल एल्कोहल्स, ये सब भी बॉडी में बनते रहते हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, एनिमल सब्सटेंसेस। अब इसके पीछे का लॉजिक ये था, है ना, बाद में ये देखा गया, तो इस तरह से 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया, ठीक। ये 16वीं शताब्दी में लिमरी के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में फिर वर्जिलियस, ठीक है, वर्जिलियस साहब, है ना, जैकब वर्जिलियस, इन्होंने क्या किया कि ये देखें, है ना, कि जो एनिमल सब्सटेंसेस हैं और वेजिटेबल सब्सटेंसेस जो भी हैं, उन्होंने ये देखा कि जो सब्सटेंस एनिमल में मिल रहा है वही सब्सटेंस प्लांट में भी मिल रहा है, ठीक, या जो प्लांट में मिल रहा है वही एनिमल में भी पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो एनिमल सब्सटेंसेस से ऑब्टेन्ड सब्सटेंस, एनिमल से मिलने वाले पदार्थ हैं और जो वेजिटेबल से मिलने वाले सब्सटेंसेस हैं, उन दोनों के कंपोजिशन भी एक ही तरह के हैं, ठीक। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि भाई इसको 3 कैटेगरीज में बांटना सही नहीं है, इनको 2 कैटेगरीज में रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने मिनरल सब्सटेंसेस को, ठीक, इनऑर्गेनिक कहा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहा, यानी कि अकार्बनिक, ठीक। और जो एनिमल और वेजिटेबल से मिलने वाले थे, है ना, उनको एनिमल और वेजिटेबल रिसोर्सेज से जो भी मिलने वाले सब्सटेंसेस थे, उनको इन्होंने नाम दिया ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना, यानी कि कार्बनिक पदार्थ, ठीक। तो ये जो टर्म था ऑर्गेनिक जो टर्म है, ये दिया गया इन्हीं वर्जिलियस के द्वारा, और इस ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग, यानी कि जीव, ठीक, ठीक। इसको जैव पदार्थ भी कहा गया, ठीक है, जैव पदार्थ कहा गया, ठीक। तो इस तरह से अब सब्सटेंसेस को 2 भागों में बांट दिया गया, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक, ठीक। अच्छा, अब जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को बांट देने का एक और आधार रहा, क्योंकि उस ज़माने में ये मानना था लोगों का कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो बनने के नियम हैं वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन नियमों के आधार पे बनते हैं, क्योंकि पिछले बार मैंने बताया भी था कि कोई भी बहुत सारे एलिमेंट्स या 2 से अधिक एलिमेंट्स, है ना, आपस में कंबाइन होकर के कोई ना कोई कंपाउंड बनाते हैं, और वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसी न किसी नियम पर आधारित होकर के कॉम्बिनेशन होता है, तभी कोई कंपाउंड बनता है। और केमिकल कॉम्बिनेशन के 4-5 लॉज दिए गए हैं, ठीक है ना, जिसको कि मैं
पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कैसे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और क्या नियम होता है उनका कॉम्बिनेशन का, ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को ये मानना था, है ना, ये लोग ये कंसिडर करते थे, ये सोचते थे कि भाई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो बनने के नियम हैं वो अलग अलग हैं, है ना। इस आधार पर भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग कर दिया गया। और अब यहीं पे बात आती है कि इस केमिस्ट्री इज़ द साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, और इस केमिस्ट्री की वो शाखा, वो ब्रांच जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, है ना, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया, ठीक है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया। और ठीक, और केमिस्ट्री की वो शाखा जो जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं, ठीक है ना, या कार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है। अब ये बात हो गई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, कि क्यों ऑर्गेनिक को और इनऑर्गेनिक को अलग किया गया, ठीक है। दूसरी बात ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, है ना, दिस इज branch of chemistry that deals with compounds of carbon, ठीक है ना। यानी कि विज्ञान की केमिस्ट्री की वह शाखा जो कार्बन के कंपाउंड्स का स्टडी कराती है, जिसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जरा देखते हैं बात कि ये अभी भी लोगों को ये पता नहीं था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में कैसे बनाएं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट ये था बर्जीलियस का, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लें, हम बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी भी इसको तो बांट दिया गया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बांट दिया गया, ठीक है ना। लेकिन बावजूद उसके 17वीं सेंचुरी में भी ये लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में कैसे बनाया जाए ये पता नहीं था, ठीक है ना। तो वर्जिलियस का ये कंसेप्ट था, ये मानना था, क्योंकि उन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम है विटल फोर्स थ्योरी, हिंदी में इसको कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है ना। अब ये बात यहाँ पे आती है कि ये विटल फोर्स क्या है। विटल फोर्स क्या है? द फोर्स which is present in living bodies
इज विटल फोर्स, ठीक है, जो कि केवल जीवित जीवों के, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में प्रेजेंट रहता है जो फोर्स, है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऊर्जा, ठीक, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। ये अलग बात है कि थोड़ी ऊर्जा लगे, ज़्यादा ऊर्जा लगे, ज़्यादा एनर्जी लगे, ये अलग बात है, लेकिन बिना एनर्जी के कोई भी केमिकल चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए कि यहाँ पे हाँ विटल फोर्स क्या है, ये बर्जीलियस का सिद्धांत था, ठीक है ना, ये गिवन बाय बर्जीलियस, ठीक है ना, ये लगभग 1828 की बात है, ठीक है। तो ये बर्जीलियस ये मानते थे, क्योंकि पता तो था नहीं कि कैसे लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जाए, तो बर्जीलियस साहब ये अपना सिद्धांत दिए, बताए, और इस अकॉर्डिंग टू विटल थ्योरी यानी विटल फोर्स थ्योरी, उनका ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग्स, यानी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल और केवल जीवित जीवों के शरीर में ही बनते हैं, है ना, और उनको लेबोरेटरी में अलग से नहीं बनाया जा सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसाइड द लेबोरेटरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द लिविंग बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस विटल फोर्स, ठीक है। उनका ये मानना था कि जो जीवों के शरीर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो इसी विटल फोर्स यानी कि जो विटल एनर्जी है, जो जैव ऊर्जा है, उसी के प्रभाव से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये बनते हैं लेबोरेटरी में, लिविंग के शरीर में इनको लेबोरेटरी में बनाना संभव नहीं है। ये जैव शक्ति सिद्धांत बताता है, जो कि बर्जीलियस के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। तो बाद में धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट तो कर लिया गया, है ना, सब लोगों ने मान लिया कि भाई ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी तो थी सबको, है ना, फैट्स के बारे में, ये विनेगर के बारे में, एसिटिक एसिड के बारे में, ठीक है, ये सारी अल्कोहल्स के बारे में, डाइस के बारे में सब कुछ जानकारी थी, लेकिन कैसे उसको लेबोरेटरी में बनाया जा सके ये जानकारी नहीं थी, ठीक। तो अब ये कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन हुआ, है ना, बता रहे हैं। तो धीरे धीरे बाद में इन्हीं बर्जीलियस साहब के एक शिष्य थे, ठीक, बर्जीलियस के, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो लेबोरेटरी में बना लेते थे लोग, ठीक है, कुछ जानकारियाँ थी, बनाते थे लेबोरेटरी में, बन जाता था, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना संभव नहीं हो सका था उस वक्त, ठीक। तो कुछ दिन के बाद इन्हीं बर्जीलियस साहब के शिष्य थे, प्यूपिल, है ना, उनका नाम था फ्रेडरिक वोलर, ठीक है ना। ठीक, इनका नाम फ्रेडरिक वोलर था, ठीक, और ये अपने लेबोरेटरी में काम कर रहे थे पोटेशियम साइनेट के साथ अमोनियम साइनेट के साथ, ठीक है, अमोनियम साइनेट के साथ। अब जरा देखिए कैसे बनाते हैं अमोनियम साइनेट, उसको भी थोड़ा बता देते हैं। मान लीजिए कि अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट है और पोटेशियम साइनेट है, ठीक, इसको जब गर्म करते हैं, ठीक है ना, ये आपस में कंबाइन होकर के K2SO4 और NH4CNO, यानी कि ये अमोनियम साइनेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक। तो इसी अमोनियम साइनेट के साथ वो काम कर रहे थे वोलर साहब, फ्रेडरिक वोलर साहब, ठीक। तो अब ये क्या हुआ कि जैसे ही ये अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, अमोनियम साइनेट। जैसे ही इन्होंने इसको गर्म किया, अब इसमें आइसोमेराइजेशन हो गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, यूरिया में चेंज हो गया,
ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक। यानी कि इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस तैयार हो गया लेबोरेटरी में, यह सडन हुआ, अचानक। एज अमोनियम साइनेट वाज हीटेड, है ना, इट कन्वर्टेड इनटू यूरिया, है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक। तो ये हुआ कि अरे, हालांकि अभी तक तो ये मानना था कि वो बीटल फोर्स के प्रभाव से ही केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने इस अमोनियम साइनेट को गर्म किया वो चेंज हो गया किसमें, यूरिया में। तो लोगों का दिमाग ठनका कि ओ, इसका मतलब कि हम लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे उस पर और भी ज़्यादा रिसर्च हुए। ये 18th सेंचुरी की बात है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर ज़्यादा फोकस केमिस्ट और एल्केमिस्ट ने ये 18th सेंचुरी में ध्यान देना शुरू किया, है ना, इनके कंपोजिशन पे, ठीक है, इनके प्रिपरेशन पे, ठीक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन, कंपोजिशन जो भी है, रिएक्शंस पे इन लोगों ने बाद में ध्यान देना शुरू किया 18वीं शताब्दी में, ठीक है। तो अब जैसे ही ये बन गया, अब अमोनियम साइनेट से यूरिया बना, वो लोगों ने फिर और भी बहुत सारे कंपाउंड्स धीरे धीरे बनाना शुरू किया। जैसे सीले, है ना, जो थे, उन्होंने ये कोल्बे जो थे वो एसिटिक एसिड बनाए उसके एलिमेंट से, सिंथेसाइज किया लेबोरेटरी में कोल्बे, है ना, उन्होंने ये एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया उसके एलिमेंट से। कैसे? 2C+H2, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक आर्क दिया, ठीक, ये चेंज हुआ एसिटिलीन में, कांक H2SO4, HgSO4, ये H2SO4 H2O देता है ना, प्रोवाइड करता है H2O वाटर का मॉलिक्यूल, जो कि इस एसिटिलीन से कंबाइन होकर के एस्टल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। और इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये एसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है, एसिटिक एसिड में, ठीक है। अब यहीं से धीरे धीरे ये हुआ कि भाई लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी, जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में बना सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, ठीक। अब धीरे धीरे बहुत सारे कंपाउंड्स बनना शुरू हुए और आज की स्थिति ये है कि लगभग लाखों, 5 लाख 10 लाख के लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज बनाए जा चुके हैं। और इतनी ज़्यादा संख्या है ना, कि आज केमिस्ट्री को 2 भागों में बांट दिया गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो इस बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या के वजह से, है ना, ऑर्गेनिक ये केमिस्ट्री को अलग दो भागों में बांटा गया। एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि उन सब्सटेंसेस का, उन पदार्थों का अध्ययन करते हैं जो कि मिनरल से मिलते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन सब्सटेंसेस का अध्ययन करते हैं जो कार्बन से बने होते हैं, यानी कि उनके कंपोजिशन में एटलीस्ट कार्बन जरूर होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ, ठीक है। समझ में आया? तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।